नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से पटना में एक पीएफआई के स्लीपर सेल का एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ और जिस तरह के दस्तावेज और जो उनकी प्लानिंग के बारे में पता चला, उससे तमाम एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। चिंता इस बात की है कि इस तरह के साजिश रचने वाले हमारे आपके बीच मौजूद हैं। और तो और जिस हिसाब से सरकार अब तक पीएफआई को बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि लुंज पुंज तरीके से डील कर रही है, ये एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ता जा रहा है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो पीएफआई है। पीएफआई क्या करना चाहती है, कैसे कर रही है, क्या उनका प्लान है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पीएफआई कितना बड़ा थ्रेट है? बहुत बड़ा। पॉपुलर पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम तो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बट ये है टेरर फ्रंट ऑफ इंडिया। एक्चुअल नाम इसका ये होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, उसके बाद बढ़ूँगा थ्रेट इसका। ये सब्जेक्ट अभी आया सूचना में इसलिए क्योंकि बिहार शरीफ में एक इंस्पेक्टर, जो झारखंड का इंस्पेक्टर रिटायर्ड है, मुसलमान है, और एक और कोई बंदा, उसको अरेस्ट किया गया। तो ऐसी जैसी कागजात मिली है, उससे सब खुलासा हो रहा है कि इन लोग की कितनी बड़ी साजिश थी। अब इस पर जब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मोदी जी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट बीजेपी के द्वारा घोषित किए गए, तो पटना में जब वो आए थे गांधी मैदान में स्पीच देने, संबोधन, तो धमाके हुए। तो मतलब मेन स्टेज पे मोदी जी थे और ऑब्वियसली जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वो थे। बगल में जो स्टेज था जिसमें एमएलए वगैरह बैठे थे, मैं भी फ्रंट रो में बैठा था। ओह माय गॉड, मैं भी फ्रंट रो में बैठा था और मेरे आंख के सामने जो हुआ है सब मैं बताता हूँ। ब्लास्ट शुरू हुआ पटना गांधी मैदान के चारों तरफ रोड पे। उसके बाद जो पीछे थी जनता, वहाँ पे 3-4 ब्लास्ट हुआ, 7-8 लोग घायल हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई और बवंडर हो गया। लेकिन मोदी जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, लोग फिर भी उन्होंने वो एड्रेस अपना चालू रखे, लोग बैठे रहे और सुनते रहे, लोग की अपने जान का परवाह नहीं किए। ये नेतृत्व था उनका। खैर सब स्पीच खत्म हो गया। उसमें स्पीच के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो पीछे जो पटाखे छोड़ रहे हैं, करेक्ट, आप बंद कीजिए इसे। करेक्ट, वो पटाखे बता करके, ताकि अगर भगदड़ मच गई होती, डर को कम करने के लिए। हाँ नहीं, अगर भगदड़ मच गया होता सर, तो पूरा स्पीच, तो संबोधन खत्म था। संबोधन छोड़ दीजिए, स्टैम्पीड में हजारों लोग मारे जाते हैं। तो मैं तो बैठा था स्टेज पे, मैं तो मोदी जी का वो सेंटेंस सुना। तुम सही बोल रहे हो कि ये जो पटाखे फूल रहे उसकी चिंता मत कीजिए, बैठिए। सब कुछ हो गया, भगवान कृपा से सब ठीक हो गया। मेरा फ्लैट जो है वो उस जहाँ पर मोदी जी का स्टेज था, उससे जस्ट होटल मोड़ा के बगल में मेरा फ्लैट है। ऐसी ही मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं जाके देखता हूँ वहाँ हुआ क्या। तो मैंने देखा कुछ पुलिस वाले कॉम्बिंग कर रहे थे। कॉम्बिंग मतलब कर रहे थे स्क्रीन की, और कोई बम तो नहीं है। तुमको जान, मेरी आंखों के सामने चीज़ हो रही है। मोदी जी जिस स्टेज पे बैठे थे, वहाँ से 15 गज में 6 से 7 बम निकला है और मैं खड़ा था वहाँ। मैंने कहा इतने बम? बोला हाँ सर आपकी तारीफ। मैं बोला जन चुनाव में। हाँ सर। मतलब यदि वो 6-7 बम एक्टिवेट हो जाते तो ना मैं रहता, ना मोदी जी रहते, ना बिहार के जितने टॉप लीडर्स हैं सब चले गए थे बीजेपी के। अब ये था पीएफआई कनेक्शन। तो पीएफआई को इमीडिएटली बैन करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ उनका बेस है, ऑफिस है, सब सीज करो, सबको अरेस्ट करो, ट्रायल करो। और मैं बार बार ये सेंटेंस बोलता हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत आइलैंड हैं जहाँ लोग नहीं हैं, वही भेज दीजिए इनको, वहाँ भेज दो। एक नेशनल ओरिएंटेशन सेंटर खोलो, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लगाओ कमांडेंट, और इनको राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने के लिए उनको भेजो और इनको वही रहने दो। वो आइलैंड बोल रहे हैं कि हमको भेजिए, हमारे पास कंपनी नहीं है।
ये पीएफआई बहुत खतरनाक संगठन, ये सिमी का सपोर्ट ले रहा है। सिमी बिहार में कितना स्ट्रॉन्ग है आपको पता ही है। तो सिमी का सपोर्ट ले रहा है। और इसकी अप्रोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है कि मुसलमानों नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग दो, हथियार का ट्रेनिंग दो। बाहर से टर्की वगैरह से इसको सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है। उसके बाद इसका एम है कि खाली कम से कम 10% मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे फेवर में हो, कम से कम। अनदर स्ट्रैटेजी है कि जितने दलित हैं, एससी और ओबीसी हैं, इनको तोड़ो, तुम हिंदू नहीं हो। अपना वोट सिक्योर करो, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करो, उनका वोट कमजोर करो, इस देश पे सत्ता में आओ। यह है मिशन 2047। इनका एम है 2047 तक कि हिंदुस्तान एक इस्लामिक स्टेट बने और हम सत्ता में आएं। वही चीज़ पीएफआई का जो है मिशन 2047, वो कुछ नहीं है, वो गजवाए हिंद का एक नया शब्दावली, नया प्रारूप है। वही गजवाए हिंद, वही गजवाए हिंद। तो इसको कैसे चेक करें? देखिए, फिर वही मैं बात कहता हूँ, जब लोग जानते हैं कि यदि हम इस तरह का हरकत करेंगे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं होगा, अरेस्ट होंगे, 1 साल 6 महीने के बाद छूट जाएंगे, नहीं। राजद्रोह के लिए सेपरेट लीगल प्रोसीजर, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 30 दिन में फैसला, 31वां दिन, एंड नो रिप्रेजेंटेशन। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करना चाहिए कि अल्टीमेट ट्रायल यही है, यही ट्रायल है, एक ही ट्रायल होगा, एक ही ट्रायल, उसके बाद कुछ नहीं जी। एक ट्रायल में फाइनल वर्डिक्ट, या तो कैपिटल पनिशमेंट, या देश के बाहर, या अंडमान्स। 3 ही वर्डिक्ट होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, देश के बाहर, या अंडमान। और उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उनके परिवार की कुर्क सरकार ले ले, खत्म। और सरकार को घोषणा करना चाहिए आज के बाद ऐसे ऐसे जितने संगठन हैं। केरला में कितने संगठन हैं। केरला में एक मैंने वीडियो देखा, इंडिपेंडेंट केरला का कोई गवर्नर बना के वो सैल्यूट ले रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक बंदा जो है वो मार्चिंग करवा रहा है, कुछ नौजवान मार्च कर रहे हैं और बोल रहा है कि मैं केरल का इंडिपेंडेंट केरल का नया एग्जीक्यूटिव हेड हूँ, और देश में कुछ नहीं होता है। माय गॉड, तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार बेचारी क्या क्या करे यार। सरकार यदि बहुत ज़्यादा टफ स्टैंड लेगी ना तो फिर शुरू हो जाएगा खेल, विक्टिम कार्ड, एंटी मुस्लिम, फासिज्म आ गया, हिटलर बन गए। मोदी जी को अभी जैसे कन्हैया केस में बोले मोदी जी के गले पे चक्कू चलाएंगे, शुरू हो जाएगा वो सब खेल। एज इट इज़ मोदी जी चाइना के रडार पे हैं, कई देश हमारे देश के दुश्मन हो गए हैं हमारी बढ़ती हुई प्रभुता के देख के। तो एक राजा के पास इतने समस्याएं हैं, एक और एडिशनल फ्रंट खोलना वो करेंगे धीरे धीरे, बट कितने फ्रंट पे लड़ेंगे? या हम 2.5 फ्रंट में हम चिंतित हैं। ये बताइए, पीएफआई तो प्लान कर रहा है हिंदुस्तान के आर्मी से लड़ने का। पीएफआई ये प्लान कर रहा है कि अपनी वो खुद आर्मी जो है वो क्रिएट कर ले, कि ताकि जब फाइनल शोडाउन हो तो हर जगह वो गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए जो है। तुम्हारे आका पाकिस्तान तो घुटने टेके हुए हैं, वो तो आउटसोर्स कर रहे हैं लश्कर तौबा से हाफिज सईद को, जेईएम को, और तुम हिंदुस्तान आर्मी से लड़ना चाहते हो। जो चीन 16 बिहार के रेजिमेंट के सामने गलवान में नहीं ठहर सका, उससे तुम लड़ना चाहते हो। अरे तुम देखिए, उनके पास मॉडल है ना तालिबान का, कि तालिबान ने कैसे वो आर्मी बना करके यही इस्लाम, यही नमाज, यही सारी चीज़ें बता करके भाई हम यहाँ पे शरिया का कानून लेकर के आएंगे। और उनके पास ये मॉडल है कि आपने पूरा का पूरा देश जो है आपने कैप्चर कर लिया, लोग सरेंडर कर गए। तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैसे कैप्चर किया? 3 बिंदु। पहला, अमेरिका अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया मैदान से, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान का सपोर्ट। तीसरा, अफ़गानिस्तान की सेना ने अपना रोल नहीं अदा किया, वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब तालिबान काबुल के अंदर घुस रहे हैं, एक गोली चली नहीं चली। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। आप ये समझिए, उनका प्लानिंग बहुत ही पुख्ता है। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान की तरह हम आर्मी भी क्रिएट कर लेंगे, और हिंदू जो हैं वो कायर होते हैं। वो जैसे तालिबान
कि घुसते ही वहाँ की जनता ने सरेंडर कर दिया, वैसे ही हिंदू भी सरेंडर कर देगा, घुटने टिकवा देंगे। एक सेकंड, ये हिंदुस्तान की सेना है, ये अफगानिस्तान की सेना नहीं है मनीष। ये है फैंटम आर्म फोर्सेस, फैंटम। कारगिल में 18 डिग्री सेलियंट पे धावा कर बोलना 2 कदम में सांस चढ़ जाती है, और ऊपर से फायरिंग हो रहा है, स्प्रे ऑफ फायरिंग बुलेट्स, और हमारे बच्चे बत्रा वगैरह, विक्रम बत्रा वगैरह धावा कर बोलते हैं, माँ को चिट्ठी लिखते हैं, जब तक चिट्ठी मिलेगी हो सकता है मैं ऊपर चला गया हूँ। ये सेना विश्व में ऐसी सेना नहीं है। तो ये लोग कावड़, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब हमारे पास इतनी सेना है, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है, तो ये कीड़े मकोड़े ये कैसे पल पा रहे हैं हमारे देश में? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करती है, शह देती है, इनके कंधे से फायर करती हैं, देश को डिस्टेबलाइज करती हैं। पाकिस्तान का ISI आबिद अंसारी ऐसे को एजेंट की बनाती हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाता है कि मोदी को हटाओ। ये है इनकी शक्ति। और शुरू हो जाता खेल, विक्टिम कार्ड, अरे मुस्लिम के मोदी एंटी मुस्लिम है, शुरू हो जाता है खेल। ये सब लोग ढोल लेके और झाल लेके तैयार रहते हैं। आप एक चीज़ कीजिए, बजाना ढोल बाजा सब शुरू हो जाता है। हो उस शोरगुल में जो सत्य है वो दब जाता है और असत्य शुरू हो जाता है। नुपुर शर्मा का क्लासिक एग्जाम्पल का भाई, जो क्या नाम उसका, ताहिर इस्लाम क्या रहमानी, उसने भगवान शिव का अनादर किया ना। नुपुर ने कहा आपके आदेश में क्या लिखा हुआ है? रहमानी भी PFI का ही आदमी है। बस, तो सवाल ये होता है कि जब तक इन लोग को क्रश नहीं किया जाएगा तब तक ये सांप फन उठाते रहेंगे। ये सांप मनीष, हिंदुस्तान के सब जगह ये सांप फैले हुए हैं, जहरीले सांप। जैसे महाभारत में जन्मेजय ने सर्पयोग किया था ना, यज्ञ, उसमें इनको सबको डालना पड़ेगा, नहीं तो कष्ट है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों से। आप अब्दुल कलाम बनो ना। अब्दुल कलाम न्यूक्लियर ब्लास्ट का, पोखरण ब्लास्ट का सब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या तो वाजपेयी जी के पास था या अब्दुल कलाम के पास था। कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुआ? कोई एक भी नहीं। और हामिद अंसारी होता तो पूरा डॉक्यूमेंट चला जाता पाकिस्तान में पूरा डॉक्यूमेंट। ये फर्क है। अरे आप अब्दुल कलाम बन के तो दिखाओ। तो ये बताइए फाइनली ये किस ओर जा रहा है? ये PFI का कनेक्शन जो खुलासे रोज पे रोज हो रहे हैं। निजामाबाद में आपका उसका ट्रेनिंग सेंटर ठीक पटना की तरह मॉड्यूल निकला, पटना में आपने मॉड्यूल देख लिया। उदयपुर की घटना हुई, वहाँ पे भी इस तरह का मॉड्यूल नज़र आ रहा है। अमरावती में कुछ हो रहा है, वहाँ भी 25-50 लोगों का एक गैंग नज़र आ रहा है। ये हर जगह, हर शहर में इस तरह के मॉड्यूल अगर जिंदा हैं तो आपको नहीं लगता है कि सरकार से देरी हो गई? देरी तो थोड़ी हुई है, लेकिन मैं सरकार को पूरी तरह से दोषी नहीं कहूँगा मनीष। मैं बताना चाहता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से एक डाटाबेस क्रिएट करो, ये कौन कौन PFI के सदस्य हैं, राइट, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट हैं, कौन कौन लोग हैं, टेरर फंडिंग कहाँ से हो रहा है, सब डाटा कलेक्ट करके। भाई किसी चीज़ के लिए, आतंक के लिए भी तुमको आदमी चाहिए ना। बिल्कुल। वो कौन आदमी है? अरेस्ट करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट करो, आउट ऑफ द कंट्री, उठा के फेंक दो देश के बाहर। मतलब आपका एक ही इलाज, मैंने कहने का एक ही मकसद है कि बिना हार्ड डिसीजन लिए हुए शरीर में, यदि हम लोग होली में कीचड़ लग जाता था तो पूरा क्लिनजिंग करते थे, नदी में कूद जाते थे। देश को क्लिनजिंग करने की जरूरत है। सफाई किससे? इस तरह के एलिमेंट से। अब्दुल कलाम वैसे मुसलमानों से नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राजद्रोही हैं, हामिद अंसारी एंड गैंग, उनसे क्लिनजिंग करने, सफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। ये अब देखो, फारूक अब्दुल्ला बोलता है, महबूबा बोलती है कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रो पाकिस्तान स्लोगन होता है जम्मू कश्मीर। तिरंगा उठाने वाले सारे लोग हैं वहाँ, वहाँ सब हैं। अब तुम्हारे पास नहीं है कोई उठाने वाला, तो सही बात, तुमको मदद करने। सवाल ये पैदा होता है कि जब तुलसीदास ने क्या कहा है, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, भगवान राम, भगवान स्वरूप ऐसे कहे, सागर मुझे जाने दो, सागर मुझे जाने ना, चुप, एक बार निकालते, हाँ प्रभु हुकुम। जब तक ये नहीं होता, बिन भय के प्रीत नहीं होता मनीष। मैं ये नहीं करता हूँ कि अन्याय करो मुसलमानों पे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो राजद्रोह करेंगे उनको ये PFI और इस तरह के एलिमेंट क्रश कर दो। राइट। देश का शुद्धिकरण चाहिए इन लोगों से,
क्योंकि ये जहरीले सांप हैं, ये भारत माता को डस रहे हैं। ये नॉट एक्सेप्टेबल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पीएफआई और उसके एजेंडे के ऊपर कैपिटल टीवी में अपने विचारों को रखा। पीएफआई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे साउथ एशिया के लिए धीरे धीरे ये एक जहर बनता चला जा रहा है। और अगर मोदी सरकार पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो यकीन मानिए देश हिंसा के एक अजब बवंडर में फंसने जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।